सर, बेहतर राजनेता कौन, ओवैसी या केजरीवाल? देखिए, दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है, बेहतर बताएं कौन है? सर एक जवाब दीजिए। सर एक लाइन, जो उधर वाले हैं धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इधर वाले हैं मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। अब लड़ैया और शराबी में कौन बेहतर, वो आप निर्णय लीजिए। अच्छा, कर्नाटक की सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण बंद कर दिया, क्योंकि और वहां ईश्वरप्पा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, जिसकी चर्चा भी हुई है, कि भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक ओर वोटों का इसी आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण चाहती है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर देश को ले जाना चाहती है? ईश्वरप्पा जी ने यह कहा यदि कि हमारी सरकार आएगी तो मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटेगा, तो यह भारत के कई हाई कोर्ट्स का आदेश है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, सऊदी अरब में मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है, और सबसे बड़ा दुनिया का मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, वहां भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है। कहावत है ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, मगर यहां जो मुल्ला नहीं है वो प्याज ज्यादा खाता। ये बड़ी समस्या है। एक सवाल है, आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया, कांग्रेस का यह कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। देखिए, शब्द यह था कि द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड अमेरिका, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया। यही वर्ड था ना, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। अब यह बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, आज तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितने कड़वे घटिया अपशब्दों का प्रयोग, जितने जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ कांग्रेस नेताओं ने आके बोले हैं, और अब तो इतना ही नहीं हो गया है, अब तो वो साहब भाजपा नहीं एंकरों को भी तो धमेड़ देते हैं और फिर कहते हैं बोलने की आजादी नहीं। ये कितना यथार्थ के विपरीत है। और दूसरा, मुझे दुख इस बात का है, आपको पता है इस देश दुनिया में कितने % पॉपुलेशन डेमोक्रेसी में है? केवल 30%, इसमें 16% हम हैं। अगर भारत को हटा दिया सिर्फ 14% है। लुक एट द इंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न यूरोप से जापान, सिर्फ 3 देशों में सस्टेनेबल कांस्टेंट डेमोक्रेसी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया तो एक्सटेंशन ऑफ यूरोप है, जापान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, प्योर एब्सोल्यूट कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी इन द इंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम है भाई, वो कौन होते बोलने वाले? और इनकी आदत यही नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब याद करिए, भारत के 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया था। ये क्या था? भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान, कि आप दूसरे देशों में जाके गुहार लगाते हैं। इसलिए हमने कहा यह भारत का अपमान था और यह आपकी फितरत है पहले से लेके और आज तक। ठीक है। अब सुधांशु जी, मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अब आपको जो भी जवाब देना है वो आपके बगल में प्ले कार्ड एक रखा हुआ है, यस और नो, कैमरा सामने लगा हुआ है। आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन पहले यस एंड नो जरूर दीजिएगा। मैं आपसे एक रैपिड फायर कर रहा हूं, बड़ा ठंडा ऑडियंस है, आप तैयार हैं कि नहीं है? और अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप एकदम स्ट्रेट प्ले कार्ड दिखा दीजिएगा यहां पर सुधांशु जी। मेरा पहला सवाल है, मैं आपको जो अपना पहला सवाल वहां उस तरफ मुझे जाने को बताया गया, ये देखिए। अब जरा मैं अपना आपसे पहला सवाल पूछा हूं, जोरदार तालियों। सुधांशु जी, आपका कैमरा वो सामने वहां पर है। मेरा पहला सवाल है आपसे, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? जवाब सर यस, ओके। आप कह रहे नहीं है? अब एक्सप्लेनेशन कर दूं? एक्सप्लेन अभी करें बात। लेकिन येदियुरप्पा के बेटे और देखिए, परिवारवाद और परिवार के व्यक्ति में होने में क्या अंतर है? किसी नेता का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आएगा, यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पर पूरी पार्टी की विरासत मेरे बाद मेरे ही परिवार के हाथ में रहेगी, परिवारवाद है। जैसे निशांत जी एंकरिंग कर रहे हैं, अब यह नहीं हो सकता इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आएगा या टीवी 9 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा। पर परिवारवाद यह होता है, जब भी मैं इस शो की एंकरिंग छोड़ूंगा तो उसके बाद एंकर कोई मेरे परिवार का बनेगा। यह भाजपा में नहीं है। दूसरा सवाल, हिंदू धर्म ग्रंथों की फिर से समीक्षा होनी चाहिए, हां या ना? ओके, नहीं होनी चाहिए। बता दें, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका कारण बता दें। बताइए। देखिए साहब, समीक्षा वो करे जिसके पास समीक्षा लायक बुद्धि हो गई हो। और मैं उदाहरण के एक बात बोलना चाहता हूं। अभी हम नवरात्र के इस पर्व में हैं, नवरात्र का पर्व हमारा चल रहा है। यह बताइए, आदि शक्ति स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां भगवान के केस में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। इनिशियल एनर्जी शुरू हुई, सिर्फ पुरुष मानी गई, हमारे यहां स्त्री मानी गई है। और मैं एक छोटी सी बात देता हूं, युवा पीढ़ी को शायद ध्यान रहे, आपने कभी ध्यान दिया कि यहां 9 दुर्गा के रूप हैं? हमारे यहां बहुत सारे देवता हो तो अलग हैं, दुर्गा में भी 9 रूप हैं। यानी इट्स लाइक PhD
कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक एक्सपर्ट है, तो जो लोग ये कहते हैं एक ही है वो केजी वाले हैं। अब ये कहना वो हुआ कि केजी पढ़ा कोई कहे कि पीएचडी वाले की समीक्षा होनी चाहिए तो मुश्किल है। वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग थोड़ा समझ लेता हूं, एक लाइन बता दूं। देखिए, जैसे ही हमारे यहां 9 वर्ष शुरू होता है तो शक्ति की आराधना शुरू होता है। हमारे यहां माना गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सबसे पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। यूनिवर्स कैसे क्रिएट होगा? एनर्जी जहां से क्रिएट होगी। तो प्रथम कौन है? शैलपुत्री, नेसेंट एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नाउ द चेस्ट एंड प्योर एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटेति, यानी अब वो फुल्ली डेवलप्ड एनर्जी है। चौथी कुष्मांडा, अब वो प्रोजनी में भी आ रही है, समझ रहे? पांचवी स्कंद माता, अब उसमें से नए क्रिएशन हो रहे हैं, इसीलिए अंतिम सिद्धदात्री है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब कई लोग बताएंगे और कहेंगे समीक्षा करो, पहले पढ़ तो लो, परीक्षा दे दो तब समीक्षा करो। लेकिन भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है, भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है कुछ ग्रंथों को लेकर। अब एक और बात बता दूं, ये जिसकी तरफ कह रहे हैं मैं अपने आप वो विषय ले लेता हूं कि साहब रामचरितमानस में फलाने जगह एक लाइन लिखी हुई है और उसका मीनिंग ये हुआ, क्या कहा जाता है? SC ST एंड OBC इस समाज का अपमान है। मान्यवर 1990 में मंडल कमीशन आया, उससे पहले ऑफिशियली सरकार की नजर में कोई OBC नहीं था। 1960 के दशक से पहले OBC वर्ड ही नहीं था। मतलब जो चीज ही 60 साल पहले नहीं थी 600 साल पहले चेप दी जाके। SC वर्ड 1937 में आया, यानी 85 साल पहले, वो भी 500 साल पहले जाके चिपका दिया। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं वो बात किस संदर्भ में कहां लेकर कैसा एक्सट्रापोलेशन किया जाता है समाज में लड़ाने के लिए। और मैं एक ही बात कह दूं, ज्यादा नहीं, इन लोगों के साथ एसटी दलितों को कहने लगे बाद में। कहां लेकिन एसटी दलित तो पहले भी थे, कौन कहने लगा? व्यवस्था थी। अब आप क्या बात कर रहे सुनिए, हैं? इनको उदाहरण व्यवस्था देते नहीं हैं, थी। उन्हें उदाहरण देता हूं। शूद्र कौन थे? शूद्र कौन थे? उसी शूद्र को मैं दलित बात कहना कहने चाहता हूं, लगे, सुनिए। एसटी शेड्यूल ट्राइब करने लगे, सुनिए, शेड्यूल कास्ट करने लगे। सुनिए। अब शेड्यूल कास्ट के बाद नहीं अब कोई मैं- भाषा फ्रेंच अब- आएगी इस देश में तो अब देखिए भावावेश के बीच में आ गए। अशोक जी, एक मिनट मैं बता देता हूं, जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। अब आप उससे ज्यादा बड़े ज्ञानी है तो अलग बात। अच्छा ठीक है, अब मेरा अगला सवाल अशोक भाई प्लीज, अशोक भाई रैपिड फायर चल रहा है, एक मिनट। अब मेरा सवाल है, वीर सावरकर ने कभी अंग्रेजों को माफीनामे नहीं लिखे थे, हां या ना? ओके, हां। अब एक्सप्लेनेशन कर दूं? हाँ, ऐसा था, आप कह रहे नहीं लिखे थे? नहीं सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूं, लिखे थे कि नहीं लिखे लिखा थे? था हाँ। और एक बार महात्मा गांधी के कहने पे लिखा था। तो आपको नो दिखाना होगा। अब आपको सुनिए, तो मैं ये बात इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, ये माफी जिस संदर्भ में कह रहे हैं, जिस संदर्भ में आप माफी कह रहे हैं, उस संदर्भ में माफी तमाम लोग उस जमाने में लिखते थे। मगर आपको एक रोचक बात बता दें, बगैर माफी किसी की सजा माफ हुई आपको पता है? सावरकर जी ने जब 1920 में तमाम लोगों की माफियां हो गई, तब गांधी जी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि मुझे इस बात का दुख है कि सावरकर बंधुओं को क्यों नहीं माफी दी जा रही है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा। शचीन नाथ सान्याल ने लिखा कि शायद जैसा कि हमारे प्रांत में समर्थन है वैसा क्यों नहीं है। तब उसके बाद गांधी ने उनको लिखा कि आप एक बार माफीनामा लिखिए। जिसको आप माफीनामा कहते हैं वो वास्तविकता में क्या था, वो एक रणनीति के तहत किया गया कार्य रहता था। परंतु एक ऐसा उदाहरण है, बगैर माफी के सजा माफ हो गई। जानते क्या? नेहरू जी को 1923 में नाभा में जेल हुई। वो जैसे ही जेल में गए, उनके पिताजी, उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी ने वॉइसरॉय से बात करके उनको जेल में सारी सुविधाएं दी, खाने पीने की और खान सामान सब आ गया। और इस बात का उल्लेख कांग्रेस के उन नेताओं ने अपनी किताब में माई डेज विद नेहरू में किया है। फिर सुनिए, 5 दिन के बाद उनको 2 साल की सजा हो गई दोपहर में, और शाम होते होते ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए बगैर माफी के सजा माफ कर दी। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी, ये सवाल क्योंकि आपने हां कर दिया, मैं इसको एक बार फिर से क्लैरिटी चाहता हूं। वीर सावरकर ने कभी अंग्रेजों को माफीनामे नहीं लिखे थे, आपने लिखा है, आपका कहना है कि नो उन्होंने लिखे थे, राइट? नहीं, मेरा कहना है यदि आप उसको माफी के संदर्भ में मानते हैं तो फिर नो है। ठीक। अब अगला सवाल, महबूबा मुफ्ती से गठबंधन बीजेपी की भूल थी, यस और नो? कोई सवाल नहीं। ओके, यस, जवाब आया है, तालियां हो जाए। अब सुनिए, इसमें सवाल नहीं सर, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल चुके 2019 में कि हमने एक प्रयास किया था, वो महामिलावट थी। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित होना चाहिए, यस और नो? देखिए, यस या नो या पास? सर पास में आप स्ट्रेट दिखा सकते हैं। देखिए, इस विषय में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हिंदी के संदर्भ में राष्ट्रीय भाषा प्ले कार्ड क्या होनी चाहिए, यह पूरे सामंजस्य के साथ सबके साथ मिलकर तय होना चाहिए। प्ले कार्ड में यस और नो सर बता दीजिए, आपकी राय क्या? प्ले कार्ड सर, अगर आप यह कहने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हिंदी का भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के साथ बहुत गहरा संबंध है। मगर अफसोस कि आज ये जो सवाल पूछा जाता है वो लड़ाई लगवाने के लिए पूछा जाता है। नहीं, सवाल बिल्कुल लड़ाई लगवाने के लिए पूछा जाता है, और मैं जवाब देना चाहता हूं।
मराठी भाषा में सबसे बड़ा नाटक है जानता राजा, और जानता राजा जब समाप्त होता है तो शिवाजी के राज्य के बारे में क्या छंद बोला जाता है? इंद्रजिमी जम पर, बाड़ो सुवम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज। ये हिंदी और अवधी में लिखा हुआ है, मगर मराठी और हिंदी में लड़ाई लगवानी है। अब सुनिए, मैंने ये बात सुनिए, मैं थोड़ा इसमें करना जरूरी है, सुनिए। मैं आपसे तर्क में तो जीत नहीं पाऊंगा। नहीं, तर्क नहीं सर, फैक्ट के साथ ये बताइए। लेकिन एक मिनट, यस और नो बता दीजिए सर। मैं इसीलिए यस और नो इसीलिए बता रहा हूं, ये प्रश्न पूछने वालों का मतलब होता है वो जानते ही नहीं कि भाषाएं कहां से जुड़ी हुई हैं। ये बताइए, गुरु ग्रंथ साहब का आखिरी पद क्या है जो आखिरी अंग में लिखा है? राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोय, सिमरत ही संकट मिटे दर्श दिखावे सोए। तो इसलिए वहां सारा संबंध है, तमिल और संस्कृत का संबंध है। मगर ये तो साहब सवाल इसलिए लाना है कि लड़ाई लगवाना है। ठीक। अब अगला सवाल बड़ा क्रिटिकल है सर। बीजेपी उद्धव ठाकरे से दोबारा गठबंधन के लिए तैयार है, हां या ना सर? प्लीज प्ले कार्ड से सर। जरूरत ही नहीं है हाँ या ना सर? सर, जरूरत ही नहीं। अच्छा हाँ या ना सर? या पास? जरूरत ही नहीं है सर। सर हाँ या ना? क्वेश्चन इररिलेवेंट सर, हाँ या ना या स्ट्रेट? सर, क्वेश्चन इररिलेवेंट। जैसे ये वैसा ही प्रश्न है जैसे तो आप प्ले कार्ड उल्टा करके ऐसे कर सुनिए दिए तो सर,